हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 8 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा व्यापार से युद्धों तक। मतलब जो कंपनी थी वो व्यापार शुरू करा उसने और फिर युद्धों तक वह कैसे पहुंची। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। सबसे पहले बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान, उनके बाद अलीवर्दी खान और फिर सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और साथ ही व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार भी नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। मतलब अब कंपनी के प्रति नवाबों का जो रुख था वो सख्त होने लगा था। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। 1756 में जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए तथा उनके जो जहाज थे उन्हें घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का भी रुख कर लिया। कासिम बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री को अधिकार में लेने के बाद नवाब ने कलकत्ता में जो कंपनी का किला था उसकी साइड अपना रुख करा। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण था उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि नवाब सिराजुद्दौला के बाद उसे हटाकर मीर जाफ़र को ही नवाब बना दिया जाएगा। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह अंग्रेज़ों की यानी कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारियां संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से ही आसानी से हो जाता तो कंपनी को लड़ाई लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा था कि ये रास्ता भी आसान नहीं है। मतलब जो कठपुतली नवाब हैं वो भी हमेशा कंपनी के इशारों पर ही नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो सत्ता अपनी प्रजा के की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम से परेशान करने लगा तो कंपनी ने बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। मतलब मीर कासिम जब कंपनी को परेशान करने लगा तो कंपनी ने 1764 में मीर कासिम के साथ बक्सर की लड़ाई लड़ी और उसको हरा दिया। उसके बाद फिर से मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया और फिर 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है और आखिरकार अब कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने यह ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। 1765 के बाद कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। मतलब अब जब कंपनी को दीवानी मिल गई तो कंपनी ने बंगाल के जो विशाल राजस्व संसाधन थे उस पर किसका अधिकार हो गया? कंपनी का। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। मतलब जो कंपनी व्यापार करती थी तो वो क्या करती थी? ब्रिटेन से सोना चांदी लाती थी और भारत से उसके बदले सामान ले आकर ब्रिटेन में बेचा करती थी। लेकिन अब क्या था, जो बंगाल का वो प्रांत दीवान बन चुकी थी तो बंगाल से ही राजस्व वसूली करके वे यहाँ सामान खरीदते और उसको ब्रिटेन में बेच दिया करते थे। और अब कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत में होने वाली आमदनी के सहारे जब कंपनी ने यहाँ से सामान खरीदना शुरू कर दिया तो बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस चुकी थी और बंगाल में अकाल पड़ने लगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। मतलब नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास यानी अब चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 वर्ष की थी और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से इंग्लैंड लौटा रवाना हुआ तो उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर बनने के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर उसे अपनी सफाई देनी पड़ी और 1774 में उसने आत्महत्या कर ली थी। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारे बीमारियों के कारण और बहुत सारे लड़ाई में कम हुई उम्र में मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान भी नहीं मान सकते। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन में लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।